Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 4th December. तो चलिए देखते हैं 4 दिसंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो बिफोर वी गोइंग, अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी किस राज्य में बिजली वितरण को बेहतर बनाने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो कौन सी इंडियन स्टेट है जहां पर हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 132.8 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की है ताकि उस स्टेट की बिजली वितरण को बेहतर बनाया जा सके। तो आपके ऑप्शन ए है, क्या वो स्टेट मिजोरम है, ऑप्शन बी नागालैंड है, ऑप्शन सी मेघालय है या फिर ऑप्शन डी असम है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप जो है पहले खुद से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट में वीडियो के अंत में जब आज के इस लेक्चर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने 10 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेघालय। तो मेघालय में जो है एशिया विकास बैंक और भारत सरकार ने वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने और मेघालय में आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हाल ही में 132 यानी कि 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो मेघालय स्टेट की एक स्कीम थी, एक पहल थी। उस पहल का नाम था 24x7 पावर फॉर ऑल, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत जो है ये इन्वेस्टमेंट की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। और आपको बता दें कि मेघालय जो है वो पहले से ही आपका 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो उसने हासिल कर लिया है, लेकिन लगातार बिजली आपूर्ति निरंतर नहीं है। तो उसे जो है कंटिन्यू बनाने के लिए या कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वहाँ पे आपकी 132.8 मिलियन की डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की है। अब बात करें फ्रेंड्स आपका मिजोरम की, तो आपने मुझे फ्रेंड्स मिजोरम की कैपिटल बतानी है कि मिजोरम की कैपिटल आपकी कहाँ पे है। नागालैंड की कैपिटल की बात करें फ्रेंड्स, वो मिलेगी आपको कोहिमा में। मेघालय की कैपिटल मिलेगी आपकी शिलोंग में। असम की कैपिटल मिलेगी फ्रेंड्स आपको दिसपुर में, ठीक फ्रेंड्स। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर जाएं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है फ्रेंड्स ये आपका सेटअप किया गया था 1966 में, ठीक फ्रेंड्स। और इसके आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे देखने को मनीला, द कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपींस। तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसको आपके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक फ्रेंड्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना है मिजोरम की कैपिटल कहाँ पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है WHO के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की। तो फ्रेंड्स, WHO की हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में वो कौन सी कंट्री हैं जहां पर मलेरिया के केसों में कमी पाई गई है। तो आपके ऑप्शन ए, क्या वो देश पाकिस्तान है, ऑप्शन बी क्या वो देश बांग्लादेश है, ऑप्शन सी क्या वो देश अफगानिस्तान है या फिर ऑप्शन डी क्या वो देश इंडिया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा ऑप्शन डी यानी कि इंडिया इज द राइट आंसर। तो भारत में हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हालिया बयान के अनुसार भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। रिसेंटली देखिए हम विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 को, तो उसमें जो है भारत में 2010 में जो मामले थे जो थे लगभग 20 मिलियन, जो एट प्रेजेंट 2019 में घटकर हो गए फ्रेंड्स आपके 5.6 मिलियन के करीब। और भारत में मलेरिया से मौतों की संख्या में भी काफ़ी कमी दर्ज की गई है। तो विश्व स्तर पर आपको बता दें फ्रेंड्स 2019 में मलेरिया से जो मामले थे वो थे फ्रेंड्स आपके 229 मिलियन, ठीक फ्रेंड्स। तो हाल ही में रिसेंटली रिपोर्ट में पाया गया है कि इंडिया जो है वहाँ पे कंटिन्यू जो है मलेरिया के जो बीमारी है उससे मामले जो आते थे उनमें कमी पाई गई है। फ्रेंड्स, मलेरिया एक डिजीज़ है जो आपका फैलता है या आपके डेंगू मच्छर के काटने से, ठीक है। आप याद रखें, डेंगू एक मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया की बीमारी जो फ्रेंड्स आपकी फैलती है। तो WHO की बात करें फ्रेंड्स, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपके फ्रेंड्स इसके जो आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे वो मिलेंगे आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दूसरा क्वेश्चन आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में WHO के प्रेसिडेंट कौन है,
ठीक है ना। काफ़ी इनका जो नाम विवादों में भी रहा था जब कोविड-19 फैला था, ठीक है। तो आपने मुझे इनका नाम बताना है WHO के प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है गुरु पूर्व किस सिख गुरु की जयंती का उत्सव है। तो फ्रेंड्स हमने हाल ही में 30 नवंबर को गुरु पूर्व की एक अवकाश भी मनाया, छुट्टी भी मनाई, ठीक है। तो रिसेंटली ये पर्व हमने अभी सेलिब्रेट भी किया 30 नवंबर को। तो आपने मुझे बताना है वो गुरु पूर्व है वो किस गुरु सिख गुरु की जयंती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए, क्या वो गुरु जो है जयंती है गुरु नानक देव की, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव की, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की जो जयंती है वो सेलिब्रेट की जाती है एज अ गुरु आपकी गुरु पूर्व के रूप में, ठीक है। तो प्रथम जो सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु नानक देव जी, उनकी जो जयंती है वो हर साल मनाई सेलिब्रेट की जाती है एज ए गुरु पूर्व के रूप में। और इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख नामक एक पुस्तक का विमोचन भी किया, ठीक है। और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई। ये जो बुक थी आपका जिस मिनिस्टर ने लॉन्च की वो थी आपकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और इस बुक का नाम है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस बुक इसका नाम है स्पेशल रिलेशन विद सिख, है ना, गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशन विद सिख के साथ इस बुक को जो लॉन्च किया गया है। फोर्थ, किस राज्य ने दुआरे सरकार नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। तो फ्रेंड्स एक स्कीम स्टार्ट की है कौन सी स्टेट ने जिसका नाम है दुआरे सरकार। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में दुआरे सरकार या सरकार आपके द्वार पर नाम से एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत लोग राज्य की 11 से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम्स हैं वो है आपकी कन्याश्री, खाद्य साथी और शिक्षाश्री भी आपकी इसमें इंपॉर्टेंट स्कीम शामिल है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए राज्य में दुआरे सरकार शिविर लगाने की घोषणा भी की है। तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा, ताकि जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है उनका बेनिफिट है वो आपको हर इंडिविजुअल घर तक या इंडिविजुअल पर्सन तक पहुंच सके। ठीक है। कैपिटल की बात करूँ वेस्ट बंगाल की फ्रेंड्स तो वो मिलेगी आपको कोलकाता में, उड़ीसा की कैपिटल मिलेगी आपको भुवनेश्वर में, केरला की कैपिटल मिलेगी आपको तिरुवनंतपुरम में और महाराष्ट्र की कैपिटल मिलेगी आपको मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा है हॉरिसस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संबोधन के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना का लक्ष्य MSME यानी कि MSME निर्यात को 48% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करना है। तो रिसेंटली हाल ही में एक मीटिंग हुई जिसका नाम है हॉरिसस एशिया मीटिंग, ठीक है। तो उसमें नितिन गडकरी के अनुसार जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इसके निर्यात को 48% से बढ़ाकर कितने परसेंट का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है लाने का। आपका ऑप्शन है 30%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 40% या फिर ऑप्शन डी 35%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 60% जो है टारगेट डिसाइड किया है नितिन गडकरी के द्वारा। तो वर्ष 2020 के हॉरिसस एशिया मीटिंग में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया में शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र होगा और चीन की तुलना में भारत से में अधिक संभावनाएं हैं ताकि वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट हो सके। तो हॉरिसस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान MSME यानी कि आपका इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत सरकार का उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है वो है आर्थिक विकास में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के योगदान को 30% से 40% तक बढ़ाना है और इसका लक्ष्य MSME की निर्यात को 48% से बढ़ाकर 60% तक भी बढ़ाना है। तो एशिया और दुनिया से में 400 से अधिक प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी भी इस मीटिंग में आपके प्रेजेंट थे। तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है, ये डिसाइड किया गया है कि जो हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है इसकी जो आपकी एक्सपोर्ट है इसको 48% से बढ़ाकर 60% करना है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारी जो GDP है इंडिया की उसमें भी आपका लगभग 45 से 50% के आसपास कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी GDP में MSME सेक्टर का यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का। और इसके हाल ही में लास्ट ईयर तो इसी साल इसमें जो है आपके लास्ट ईयर के इस साल और इस साल के स्टार्टिंग में इस MSME सेक्टर की जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स इसमें भी कुछ बदलाव किए गए थे
ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी याद कर लें या आप इसे समझ लें, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो इसी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट को देखते हुए इसके एक्सपोर्ट को 48 से 60% करने के केंद्र सरकार का एक लक्ष्य बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए 30 नवंबर को, ऑप्शन बी 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी 1 दिसंबर को, या फिर ऑप्शन डी 28 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, प्रतिवर्ष जो है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। फ्रेंड्स, तो 2 दिसंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 2001 में लॉन्च किया गया था ये मिशन। ठीक है, 2001 से सेलिब्रेट करना शुरू हुआ है और उसी के बेस पे प्रतिवर्ष जो है 2 दिसंबर को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर का ज्ञान होना आज की युवा पीढ़ी के साथ साथ हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भारत में तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल तकनीकी और डिजिटल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया है। आज लोगों के हाथ में मोबाइल फोन और बढ़िया फीचर्स वाले स्मार्टफोन है, जिससे कंप्यूटर जैसी खास सुविधाएं हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो आप भी इस दिन को याद रखिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस राज्य में हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की गई है? तो कौन सी स्टेट है जहां पे एक संकल्प बोल सकते हैं, एक अभियान बोल सकते हैं जिसका नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम? वो कौन सी स्टेट में स्टार्ट किया गया? आपका क्वेश्चन है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के बीच राज्य की छतरपुर पुलिस द्वारा एक अनूठी पहल जो है उसकी स्टार्टअप की गई है। विशेष रूप से बुजुर्गों एवं असहाय लोगों के लिए चलाए गए इस अभियान की प्रशंसा भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी की है। तो इस अभियान के अंतर्गत राज्य की पुलिस बुजुर्गों के स्वास्थ्य आदि संबंधी सभी चीजों को ध्यान में रख रही है। तो बुजुर्गों के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो है स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ को, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड को, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बोरो को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का फ्रेंड्स, वो होगा आपका ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस या फिर भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इनका जो टेन्योर था फ्रेंड्स आपका वो था 1835 से 4 मार्च 1836 तक। ठीक है, यहाँ पे 18 आना था, 1836 तक के बीच में ये आपके इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे और इन्हें जो आपका भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इनके बाद जो अगर बात करें फ्रेंड्स आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो ये रहे थे आपके 1828 से 1835 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, जो कि आपका 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बने थे। और इनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें तो वो थे आपके सती प्रथा को 1829 में बैन लगाना, और इनके साथ राजा राजमोहन राय भी थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज भी सेटअप किया था। और बात करूँ ऑप्शन सी की यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड की, तो लॉर्ड ऑकलैंड का जो टेन्योर था ये आपका 1836 से 1842 तक रहा। ठीक है, इनके टाइम में इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था वो इनके टाइम में हुआ था 1839 में। और बात करूँ ऑप्शन डी की यानी कि लॉर्ड एलन बोरो, इनका जो टेन्योर था वो 1842 से लेके 1844 के बीच में रहा था। और इनके टाइम में इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो था फ्रेंड्स दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में। ठीक है, तो दास प्रथा का उन्मूलन इनके टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच, मराठी में ये घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? तो आपके ऑप्शन है पुणे जेल में, येरवेड़ा जेल में, कोर्ट में, या फिर मांडले जेल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिल विनाच, और इसका हिंदी में रूपांतरण करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये कथन जो था वो बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस वक्त कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। और इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भी भेजा गया था।
तो एक कोर्ट में उन्होंने ये डायलॉग बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 123 यानी कि 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश से, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये अध्यादेश राष्ट्रपति उस वक्त देता है जब आपका संसद में अवकाश चला हो, यानी कि सत्र नहीं चलने की स्थिति हो, तो उस वक्त जो है वो फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आपका जो पावर है वो देता है आर्टिकल 123। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने देखे 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब को सब्सक्राइब या ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं आप उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना स्कोर भी बताएं कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।